पीएम मोदी 31 मार्च को मेरठ में करेंगे बड़ी रैली। मेरठ लोकसभा क्षेत्र के फूकेंगे चुनावी बगोला। जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू। 26 अप्रैल को 88 सीटों पर मतदान किया जाएगा। बीजेपी ने 12 राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी चुने। ओपी धनखड़ को दिल्ली का प्रभारी बनाया है। महाराष्ट्र का जिम्मा डॉक्टर दिनेश शर्मा को सौंपा गया। केजरीवाल के रिमांड खत्म। आज राव जेबीने कोर्ट में पेशी। सीएम पद से हटाने की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई। महुआ मोइत्रा को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। एफईएमए से जुड़े केस में पूछताछ होगी। कारोबारी दर्शन हिरानंदानी से भी पूछताछ। केरला सीएम की बेटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। बीड़ा विजयन की आईटी कंपनी को खनिज कंपनी ने 172 करोड़ रुपए दिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है देश की बात का। रुक कर लेते हैं खबरों का। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटरी बाजार में आग लग गई है। जूते, चप्पल और बैग की जो दुकानें थी उनमें आग लगी है। छप्पर प्लास्टिक के तिरपाल से बनी मार्केट में आग लगी है। शास्त्रीय मार्केट के पटरी बाजार पर यह आग लगी है। आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हुई है। शास्त्रीय मार्केट में कई सालों से लगाया जा रहा था पटरी बाजार। तकरीबन रात के 1 बजे अचानक आग लगी। फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। शास्त्री मार्केट में कई सालों से लगता था पटरी बाजार, जहां पर आग लगने से कई दुकानें चपेट में आई हैं। रात करीब 1 बजे अचानक आग लगी थी। फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटरी बाजार में आग लगने का मामला सामने आया है। जूते, चप्पल और बैग की दुकानें थी। छप्पर प्लास्टिक के तिरपाल से बनी हुई थी मार्केट। शास्त्री मार्केट के पटरी बाजार में आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हुई। रात करीब 1 बजे अचानक आग लगने की खबर सामने आई। फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो शास्त्री मार्केट की है, जहां पर रात 1 बजे के करीब में आग लगने का मामला सामने आया है। छप्पर और प्लास्टिक की और तिरपाल की छत थी और आग लगने की वजह से कई दुकानें जलकर खाक हुई हैं। आग में दुकानों का सामान भी जलकर खाक हुआ है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। पटरी बाजार में भीषण आग लगने का मामला दिल्ली से आपको बता रहे हैं। जूते, चप्पल और बैग आदि की थी मार्केट, जहां पर आग लगने की वजह से दुकानें जलकर खाक हुई हैं। छप्पर प्लास्टिक के तिरपाल से बनी हुई थी मार्केट। शास्त्री मार्केट के पटरी बाजार में आग लगने का मामला है, जहां पर आग लगने की वजह से कई दुकानें जलकर खाक हुई हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए जसविंदर सिंह। जसविंदर, दिल्ली के शास्त्री मार्केट में आग लग गई थी रात तकरीबन 1 बजे और उसमें कई दुकानें जलकर खाक हो गई है। क्या कुछ जानकारी है इस मामले पर? रोड के ऊपर पटरी बाजार लगता है, जो पूरी तरह से अनुत्साहित है, फिर भी काफी सालों से ये चलता आ रहा है, जिसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। लेकिन दुकानदार एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो ये आग लगी
तो फायर ब्रिगेड ने हमें बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, क्योंकि जो ये लोग लाइट लेते हैं तो लाइट भी सारे ऐसे जोड़ जाड़ कर ले लेते हैं, और जो एक छप्पर और लक्कड़ और उससे तिरपाल से बनाई जाती है मार्केट, तो रात को अचानक इसमें आग लग गई और आग से 8 से 10 दुकानें हैं तो जलकर बिल्कुल खाक हो गई। लोगों का लाखों का नुकसान जो है इसमें चल गया है, लेकिन किसी की जान की कोई खबर नहीं है ऐसी, लेकिन जो नुकसान है लोगों का लाखों में हुआ है। ऐसी मार्केट रोडों के ऊपर दिल्ली के अंदर कई जगह पर बना दी जाती है, जिससे लोगों को काफी खतरा भी रहता। अगर ऐसी आग घरों तक पहुंच जाती तो घर के अंदर सो रहे लोगों का क्या हाल होता है, ये सोचने के से भी रूह कांप जाती है। जसविंदर, जिस तरह से दुकानों पर आगजनी का मामला सामने है और दुकानदारों का इतना नुकसान हुआ है, तो उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है उसकी भरपाई के लिए? शासन ने इसकी तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि ये जो मार्केट थी बिल्कुल अनऑथराइज थी, इसलिए प्रशासन इसके बीच में बोलेगा नहीं, क्योंकि ये पुलिस या किसी अन्य अधिकारियों की मिली भगत से ही लगती है, जिससे किसी ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। लेकिन जो ऐसी मार्केटिंग से आसपास के घरों को भी काफी क्षति हो सकती थी, लेकिन जो है फायर ब्रिगेड ने मौका रहते ही आग पर काबू पा लिया, जिससे आसपास के परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए जसविंदर। आपको बता दें कि दिल्ली के पटरी बाजार में आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हुई हैं। शास्त्री मार्केट की घटना बताई जा रही है, जहां पर सालों से लगाई जा रही थी पटरी बाजार। फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पटरी बाजार में लगी है भीषण आग। भीषण आग लगने की वजह से दुकानें जलकर खाक हुई हैं। जूते, चप्पल और बैग की दुकानें थीं और मार्केट में दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हुई हैं। छप्पर प्लास्टिक की तिरपाल से बनी हुई थी पूरी मार्केट। दिल्ली सीएम केजरीवाल के मामले पर आज सुनवाई है। केजरीवाल के खिलाफ पीआईएल पर आज सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई की जाएगी। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पीआईएल पर सुनवाई होगी। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पीआईएल पर सुनवाई की जाएगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम केजरीवाल मामले पर आज सुनवाई की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल मामले पर आज सुनवाई की जाएगी। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए मामले पर सुनवाई की जाएगी। दिल्ली सीएम केजरीवाल मामले पर आज सुनवाई की जाएगी हाई कोर्ट में। केजरीवाल के खिलाफ पीआईएल पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई की जाएगी। केजरीवाल के खिलाफ पीआईएल पर आज सुनवाई की जाएगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई होगी। केजरीवाल मामले में आज सुनवाई होगी। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पीआईएल पर सुनवाई की जाएगी।
दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ पीआईएल मामले पर आज सुनवाई की जाएगी हाई कोर्ट में। पीआईएल पर आज सुनवाई की जाएगी। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पीआईएल पर आज सुनवाई की जाएगी हाई कोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट में आज पीआईएल मामले पर आज सुनवाई होगी। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पीआईएल पर सुनवाई की जाएगी। दिल्ली सीएम केजरीवाल मामले पर आज सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से प्रवेश शर्मा। प्रवेश, आज पीआईएल मामले पर सुनवाई होनी है और सीएम केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए इस मामले पर सुनवाई की जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है प्रवेश? आबकारी नीति से जुड़े मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अध्यक्षता में आज एक सुनवाई होगी, जिसमें एक पीआईएल या जय कहे याचिका की मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा भी करते हैं, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो उनको अपने पद पर नहीं बना रहना चाहिए, उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। जी, जिस तरह से देखा जा रहा है गिरफ्तारी के बाद से लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन चल रहा है। कई नेता उनके पक्ष में बोल रहे हैं तो वही कई नेता ऐसे हैं जो उनसे इतर बोल रहे हैं, मतलब उनके विपक्ष में बोल रहे हैं। तो जिस तरह से पीआईएल की याचिका है इस पर आपने बताया कि आज सुनवाई होनी है, तो अगर फैसला जो है उनके पक्ष में नहीं आता तो क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? की जगह गरमा गई है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि दिल्ली में आज सीएम केजरीवाल पर सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करेंगे। शराब घोटाले मामले में मनी ट्रेल पर आज खुलासा कर सकते हैं। केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में खुलासा करेंगे। मामले में सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया है। कई छापों के बावजूद कुछ नहीं मिला। सुनीता केजरीवाल की तरफ से कहा गया 2 साल में ईडी को कोई पैसा नहीं मिला, हमारे अपने घर से केवल 73,000 रुपए बरामद किए गए हैं। सीएम शराब घोटाले के पैसे का खुलासा करेंगे। सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करेंगे। शराब घोटाले में मनी ट्रेल पर आज जो खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में खुलासा करेंगे। मामले में सुनीता केजरीवाल का बयान भी सामने आया है। कई छापों के बावजूद कुछ नहीं मिला। के कविता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शराब नीति घोटाले मामले में 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। जेल में के कविता को कई चीजों के इस्तेमाल की अनुमति है। न्यायिक हिरासत में भेजते समय चिकित्सा के आधार पर अनुमति। आपको बता दें कि कविता को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। घर का बना खाना, आरामदायक गद्दा, कपड़े और चादर की इजाजत दी गई है। एक कलम और एक कागज शीट, आभूषण पहनने की भी इजाजत दी गई है।
आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार की गई के कविता को अब दिल्ली राउ जमुना कोर्ट में पेश किया गया था और उनको घर का बना खाना, आरामदायक गद्दा, कपड़े, चादर की इजाजत भी कोर्ट की तरफ से दी गई है। एक कलम और कागज शीट की और आभूषण पहनने की भी इजाजत कोर्ट की तरफ से दी गई है। मोगा के गांव कोकरे हेरा में बने कृष्णा कोल्ड स्टोर में अमोनिया गैस लीक हो जाने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में कोल्ड स्टोर का भारी नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने पहुंचकर लीक गैस पर काबू पाया है। वहीं कोल्ड स्टोर की दीवार गिरने से कोल्ड स्टोर में खड़ी बीजा गाड़ी का भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि कई दिनों तक आनंदपुर जाने वाली संगत इसी कोल्ड स्टोर में गुरु लंगर तैयार कर रही थी। आपको बता दें कि इस कोल्ड स्टोर किसान ने बड़ी संख्या में आलू की बोरियां जमा कर रखी थी। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और फायर ब्रिगेड और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तकरीबन सानू जी 5 ਵਜੇ सूचना मिली है ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕਰੀ ਤੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਓ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਵੀ ਇਹ ਗੈਸ ਲੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦਮ ਘੁੱਟ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कई कार्यक्रम 3 जिलों के प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुजफ्फरनगर शामली में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन होगा। सीएम सहारनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुबह तकरीबन 11:35 पर जानसठ रोड पर प्रबुद्ध सम्मेलन। स्कॉटिश इंटरनेशनल कैराना रोड शामली में कार्यक्रम। जनमंच प्रेक्षागृह सहारनपुर में सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। स्कॉटिश इंटरनेशनल कैराना रोड शामली में भी कार्यक्रम। जनमंच प्रेक्षागृह सहारनपुर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम। 3 जिलों के प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुजफ्फरनगर शामली में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। सीएम सहारनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशलेंद्र उपाध्याय। कौशलेंद्र, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 जिलों में कार्यक्रम है, प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी है सीएम के कार्यक्रम को लेकर के? के काम है जो प्रबुद्ध सम्मेलन 3 जिलों में रखा गया है। वहीं मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर की बात की जाए, लाक्षागिरी एक ऐसा जो है ऐसे जो है जगह का नाम है कि जहां को लेके देखिए काफ़ी दिनों से चर्चा चल रहा है। वहीं जानसठ रोड पे जो मुजफ्फरनगर में जो कार्यक्रम रखा गया है वहां पे सभी प्रबुद्ध जनों को वहां बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम जो है नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो सब वहाँ शामिल होंगे। उसके बाद वहाँ सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मेलन को उसको संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद शामली और शाम को जो है फिर वो जो है वो सहारनपुर जहाँ लाक्षागिरी का जो कार्यक्रम रखा गया वहाँ पे कार्यक्रम
को वहाँ को उस सम्मेलन प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा लखनऊ वापस आएंगे। ये कार्यक्रम क्योंकि जब प्रभु सम्मेलन क्योंकि पश्चिमी यूपी में पहले चरण का जो है मतदान भी होना है और पहले चरण का नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। वहीं देखिए आज जो सूचना है वो दूसरे चरण की भी जारी हो चुकी है। दूसरे चरण के जो है नामांकन प्रक्रिया से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जो पश्चिमी यूपी में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है वो महत्वपूर्ण है और उस लोकसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिमी यूपी में जो लोकसभा की सीटें हैं वहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रही है, लोगों को बीच में जा रही है और लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करके वहाँ पे इस चुनाव को जो है अंतिम रूप देने की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल मिलाकर कौशलेंद्र अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम को साधने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिमी यूपी में क्योंकि अभी देखिए आरएलडी से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है क्योंकि आरएलडी के भी प्रत्याशी वहाँ पश्चिमी यूपी में हैं। तो आरएलडी के साथ जो है वहीं बीजेपी जो पूरी पश्चिमी में एक गढ़ क्योंकि जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी यूपी से ही आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो कार्यक्रम है वहाँ पश्चिमी यूपी में जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बैठाया जा रहा है उसके लिए वो पूरा लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी के लिए और लोकसभा चुनाव में कैसे सबसे ज़्यादा सीटें निकले उसके लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय जनता पार्टी हर जगह करती आई है और आगे भी ऐसे करती रहेगी। कौशलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम से ही इस बार चुनावी जनसभा का आगाज करने वाले हैं और आरएलडी भी इस बार बीजेपी के साथ है। तो क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या कुछ बीजेपी के तरफ जो वोट बैंक है वो जाते हुए पश्चिम के दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए गठबंधन की अगर बात की जाए वहीं जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था तो देखा होगा कि यहाँ पे जो 9 विधायक थे वो आरएलडी को भी 9 विधायक थे उस समय जो है राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग में जो है वो लोगों ने जो है दिया जो वोट जो दिया वो बीजेपी के जो कैंडिडेट ग्रामीण कैंडिडेट है उनको भी उसका फ़ायदा मिला। वहीं अगर बात करें पश्चिमी में जो जाट लैंड है वहाँ पे जाट लैंड में जो ज़मीन जो राजनीतिक ज़मीन है उसको जो है मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जो है अपने कार्यकर्ताओं को अपने संगठन को पूरा मजबूती से खड़ी करती है। वहीं देखिए जैसे मथुरा से जो है हेमा मालिनी को जो है तीसरी बार जो है प्रत्याशी बनाया गया। वहीं अगर देखिए कि कई ऐसे प्रत्याशी बदलेंगे, चाहे वो मेरठ की बात कर लीजिए चाहे जो है आप बरेली की बात कर लीजिए, कई ऐसे प्रत्याशी बदले भी गए जहाँ जैसे समीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी को फिट बैठा वैसे समीकरण को वहाँ पर साधने करो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव होगा वो जो है पश्चिमी यूपी के ही 8 लोकसभा सीटों से होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री का दौरा एक महत्वपूर्ण है और जो पहले चरण का जो मतदान होगा उसके लिए एक जो है अगर बात की जाए जो वोटों की गिनती जो वोटों को होती है वो शुरुआत तो वहीं से होगी। तो इसलिए जो है वहाँ पे उनका कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो प्रबुद्ध सम्मेलन का जो एक बात कर रही है मुख्यमंत्री की, तो ये उसी कार्यक्रम का एक तहत एक जो है एक उसका भी एक पार्ट है। तो इसीलिए वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम से पहले ऐसे आयोजनों का जो है एक कार्यक्रम किया जा रहा है। कुल मिलाकर कौशलेंद्र, बीजेपी जो है नया चेहरा और नए मोहरे के दांव चलना शुरू कर चुकी है और लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जो कार्यक्रम 3 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। मुजफ्फरनगर शामली में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हो रहा है जहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा है। सुबह 11 बजे ग्राम कटरा पहुंचेंगे स्मृति ईरानी। सुबह 11:30 पर ग्राम भादर पहुंचेंगे स्मृति ईरानी। दोपहर 12 बजे संग्रामपुर पहुंचेंगे। दोपहर 12:55 पर ग्राम कटरा हुलासी पहुंचेंगे। सुबह 11:30 पर ग्राम भादर पहुंचेंगे स्मृति ईरानी। दोपहर 12 बजे संग्रामपुर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी।
12:55 पर ग्राम कटरा हुलासी पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा है। अमेठी में कई जगहों पर उनके कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे कटरा गांव पहुंचेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशलेंद्र उपाध्याय। कौशलेंद्र, आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा है और अमेठी में कई गांवों में वो जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगी। क्या कुछ जानकारी है उनके कार्यक्रम को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए उनका कई गांव में जनसंपर्क अभियान लगा हुआ है, क्योंकि वहां से प्रत्याशी हैं और तीसरी बार वो प्रत्याशी बनाएंगे। 2014 में जब वहां चुनाव हार गई थी, लेकिन 2019 में जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था राहुल गांधी को वहां से चुनाव हरा के वो चुनाव जीती थी और वहाँ पे जो है उसके बाद केंद्रीय मंत्री भी बनी। और उसके बाद अगर आप बात की जाए जो है 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें उनको फिर प्रत्याशी वहाँ से बनाया गया है। वहाँ पे जो संपर्क हमेशा, हालांकि स्मृति ईरानी के लिए वहाँ के अमेठी के लोग ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी जहाँ जितने लोगों से संपर्क करती हैं एक बहुत बड़ी नज़ीर है। वहीं बताते हैं कि कांग्रेस के जो लोग नेता थे वहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस ने हर विधानसभा में अपने नेता बैठाए थे, जो भी समस्या होती थी वो सीधा दिल्ली तक पहुँचती थी। लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब से वहाँ चुनाव जीती हैं, या चुनाव जब 2014 में हार भी गई थी तब भी लोगों के बीच में वहाँ जाती थी और लोगों से जनसंपर्क करती, हर घर जाके उन लोगों से बातचीत करती थी। अगर आप बात कर ली जाए कि वो क्योंकि गुजरात से आती हैं और उसके बाद जो है दिल्ली की राजनीति कर रही हैं, लेकिन अगर अभी जहाँ जिस गाँव में वो जा रही हैं वहाँ जनसंपर्क करेंगी, पूरे उनके परिवार का नाम अगर आप किसी से पूछ लिया जाए, किसी ने पूछ भी लिया तो बता दें हाँ उनके परिवार में कौन सदस्य हैं, कौन मुखिया है। तो वो जो संपर्क है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में सभी नेता जो है कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान और रैली तमाम कार्यक्रम करते हैं। तो उसी में देखिए स्मृति ईरानी भी आज जो है अमेठी पहुँचेंगी। वहाँ पर जो है करीब दर्जनों गाँव में उनका जनसंपर्क लगा हुआ है, कार्यक्रम है। वहाँ लोगों के बीच में जाएंगी, बात करेंगे और लोकसभा चुनाव को जो वोट देने की जो एक अपील होती है उसको करेंगे और जो विकास की योजनाएं हैं जो हुई हैं, जो धरातल पे उतारी गई हैं, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे। हालांकि जो है अमेठी की अगर बात की जाए, जो समीकरण वहाँ इस बार 2019 में बैठे थे, वहाँ पे भी जो है वो समीकरण अगर 2024 में बैठते हैं तो मुख्य स्मृति ईरानी वहाँ से दोबारा सांसद होंगी और जो कांग्रेस के गढ़ कहा जाने वाला जो है वो क्षेत्र जो है हो सकता है कि वो मिथ्या भी लोगों से जो है अब टूट जाएगा। कौशलेंद्र, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने अभी तक अमेठी से अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो 2024 की जो लड़ाई है वो अमेठी में स्मृति ईरानी और कांग्रेस के बीच किस तरह से देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी आपने बात कही कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और जो अमेठी रायबरेली सीट है उस जो है कांग्रेस के ही खाते में है। लेकिन अभी तक वहाँ से प्रत्याशी अभी ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कौन स्मृति ईरानी के सामने कौन चुनाव लड़ेगा। रायबरेली से अगर वहीं बात करिए तो सोनिया गांधी वहाँ से लोकसभा से इस्तीफा देकर राज्यसभा चली गई हैं, तो वहाँ पे भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि रायबरेली से भी जो है कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा। तो इन चीज़ों को देख के स्मृति ईरानी के जो वहाँ लोगों के बीच में जो पैठ है, जो वहाँ पे लोगों के बीच में उनकी जो इस 5 साल में वो जो उस क्षेत्र में दौरा की हैं, लोगों से मिली हैं या समस्याओं को जो है समाधान के लिए जो लोगों से चाहे वो अफसरों को निर्देश देना। अभी देखिए हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक एसडीएम को उन्होंने जो है फटकार लगाते हुए नाप की जो है बात कही थी कि नाप करिए, यहाँ पे मैं बैठी हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस भी अभी पसोपेश में है। 2019 वाला जो एक लकीर जो है स्मृति ईरानी खींचा था, कहीं वो 2024 में न खींच दी। इसलिए वहाँ पे जो प्रत्याशी को लेके अभी कांग्रेस पसोपेश में है और अभी ये स्पष्ट स्थिति नहीं हो पा रही है वहाँ से कांग्रेस से जो है कौन उम्मीदवार हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए कौशलेंद्र। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर हैं। कई जगहों पर उनके कार्यक्रम हैं, जनसंपर्क करेंगे कई गांवों में। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पहले चरण के नामांकन पत्र की संख्या जारी की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेड्डा ने जारी की है संख्या। प्रथम चरण के लिए कुल 201 नामांकन दाखिल किए गए हैं। प्रथम चरण में नामांकन के अंतिम दिन हुआ है 155 नामांकन। लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर में 19, कैराना में 25 नामांकन, मुजफ्फरनगर में 45,
बिजनौर में 27, नगीना में 18 नामांकन, मुरादाबाद में 19, रामपुर में 23, पीलीभीत में 25 नामांकन किए गए। प्रथम चरण में 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पहले चरण के नामांकन की संख्या जारी की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी की है संख्या। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं दीपक पांडे। दीपक, पहले चरण का जो नामांकन किया गया उसकी जो संख्या थी उसको निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जारी कर दिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, अगर बात की जाए 2024 लोकसभा चुनाव की तो देखा जा रहा था कि जो पहले चरण जो बात की जाए अगर पश्चिमी यूपी की, तो पश्चिमी यूपी में 8 लोकसभा सीटें हैं। उसको लेकर जो अलग अलग प्रत्याशियों ने बात की जाए, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या जो एनडीए घटक दल की बात करें, तो अलग अलग प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र कल दाखिल कर दिया। और बताते चले कि जो चुनाव आयुक्त है रणदीप रिनवा की बात की जाए तो उन्होंने जो आंकड़े जारी किए हैं, कुल नामांकन की जो संख्या बताई है वो 201 संख्या बताई गई है। और बताते चले कि जो अंतिम दिन जो नामांकन पत्र जो दाखिल हुए हैं, लगभग 155 से ज्यादा लोगों ने अंतिम दिन नामांकन घोषित किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चरण में बात करें, अगर नगीना की बात करें या बिजनौर की बात करें या संभल की बात करें, कैराना की बात करें या सहारनपुर की बात करें या नगीना की बात करें, तो जिस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, तो अब सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में भी लगी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है और आज आखिरी तारीख है उनके नामांकन पत्र की जांच प्रक्रिया की, तो ऐसे में अब चुनाव आयुक्त निर्णय लेगा कि आखिर जिन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, क्या उन्होंने सही तरीके से जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी उसको फॉलो किया है और उनके जो नियम कानून के या जो दिशा निर्देश थे उनको जज जाहिर कर जो नामांकन पत्र है उसमें दाखिल किया है कि नहीं। ये सब मुद्दों को कहीं ना कहीं चुनाव आयुक्त जांच पड़ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो नामांकन की जो प्रक्रिया थी पहले चरण की वो पूरी हो चुकी है और 201 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बने रहिए आप हमारे साथ। दर्शकों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुरादाबाद में 19, रामपुर में 23, पीलीभीत में 25 से नामांकन किए गए पहले चरण के लिए। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रथम चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। निर्वाचन की अधिसूचना आज से जारी की जाएगी। दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटों के लिए जारी होगी अधिसूचना। आज से नामांकन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत में चुनाव, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में भी चुनाव होगा। अलीगढ़ और मथुरा में भी होंगे दूसरे चरण में चुनाव। इनमें से 7 सीटें सामान्य श्रेणी की, एक बुलंदशहर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। पर्चा भरने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल। एक बुलंदशहर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। निर्वाचन की अधिसूचना आज से जारी की जाएगी। दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटों के लिए जारी होगी अधिसूचना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक पांडे। दीपक, दूसरे चरण का जो मतदान होना है उसके लिए आज से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और नामांकन प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। 8 सीटों में से एक जो सीट है बुलंदशहर की वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या जानकारी है अधिसूचना को लेकर के? 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो पहले चरण की जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब चुनाव का जो रण है वो दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। यही कारण है कि जो नामांकन की जो निर्वाचन द्वारा अधिसूचना जारी की गई है दूसरे चरण की, तो अब दूसरे चरण की अगर बात कर ली जाए तो मेरठ की बात करें या मथुरा की बात करें या तमाम जो और जिलों की बात करें तो तमाम जगहों पे जो लोकसभा चुनाव है तो इसको लेकर जो
निर्वाचन की तरफ से अधिसूचना तो जारी कर दी गई। अब प्रत्याशियों की बात करें तो सभी पार्टियों ने अपने लगभग प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है। चाहे बात कर ली जाए मेरठ से बात करें तो जो रामायण का किरदार में राम जी का किरदार निभा रहे थे वो अरुण गोविल को मेरठ से टिकट दिया गया। वहीं मथुरा से बात की जाए तो हेमा मालिनी की बात करें तो पिछली बार भी सांसद थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर बड़ा भरोसा जताया है। यही कारण है कि उनको टिकट एक बार फिर चुनावी मैदान में टिकट देकर उतारा है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किस पार्टी को कितना जन समर्थन मिलता है, लेकिन ये जरूर है जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए घटक दल के बीच चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है और ये मुकाबला दूसरे चरण की शुरुआत भी आज से नामांकन प्रक्रिया से शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए दीपक। आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू की जाएगी। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में दूसरे चरण में मतदान किया जाएगा। अलीगढ़ और मथुरा में भी दूसरे चरण में मतदान किए जाएंगे। इनमें से 7 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 1 सीट बुलंदशहर की, 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू किया जाएगा। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद के लिए आज से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। आपको बता दें कि नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा के लिए भी आज से नामांकन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी की हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में जगह जगह पर लगाई गई है बैरिकेडिंग्स। जिला प्रशासन ने नामांकन को लेकर तैयारियों को पूरा किया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में जगह जगह पर लगाई गई है बैरिकेडिंग। मेरठ से खबर आपको बता रहा है, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन आज से शुरू किया जाएगा। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद के भरे जाएंगे पर्चे। नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा के लिए भी भरे जाएंगे पर्चे। जिला प्रशासन ने नामांकन को लेकर तैयारियों को पूरा किया है। लोकसभा चुनाव में एक्टिव हुई है बसपा। मायावती के साथ आकाश आनंद भी करेंगे सभाएं। आपको बता दें कि अप्रैल के पहले सप्ताह में रैलियों की शुरुआत बीएसपी की तरफ से की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियों की शुरुआत कर सकती है बसपा। शुरुआत बिजनौर और नगीना से होगी। अप्रैल से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे आकाश आनंद। कई चुनावी सभाओं का कार्यक्रम रहेगा। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे आकाश आनंद। बसपा जल्द प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही है। लोकसभा चुनाव में एक्टिव हुई है बसपा। आपको खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, लोकसभा चुनाव में एक्टिव हो रही है बसपा। मायावती के साथ आकाश आनंद भी अब सभाएं करेंगे। अप्रैल के पहले सप्ताह से रैलियों की शुरुआत बीएसपी की तरफ से की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक पांडे। दीपक, बीएसपी की तरफ से अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनावी रैलियों की शुरुआत की जाएगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की तो मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मायावती ने कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसके बाद से ही आकाश आनंद लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपनी टीम बनाने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि जो पश्चिम यूपी में लगभग 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होना है, तो इसको लेकर अब आकाश आनंद भी
मायावती के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति की पन्ना परख को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आकाश आनंद की अगर बात की जाए तो युवा है, युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि जो मायावती की जो पहले की टीम थी, युवाओं को जोड़ना सोशल मीडिया के माध्यम से, जो बहुजन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं, हमेशा से मायावती के लिए एक बड़ी संख्या में अपने वोट को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो आकाश आनंद है, पहले चरण की चुनावी बेला में भी अब प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं बात की जाए मायावती की और या बहुजन समाज पार्टी की, तो पश्चिम यूपी में खासा वोटरों में पकड़ है। तो अपनी पकड़ को एक बार फिर अपने मजबूती से कहीं ना कहीं चुनाव के जो चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको लेकर देखा जा रहा था कि मायावती ने किसी भी पार्टी से अभी तक गठबंधन नहीं किया। लेकिन ये जरूर था राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा थी कि आखिर मायावती हो सकता है एनडीए के साथ जाएंगी या इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मायावती ने साफ तौर से जग जाहिर किया है कि वो यूपी उत्तराखंड जहां भी प्रत्याशी उतारेंगी अपने दमखम पर ही चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। और साथ ही साथ जिस तरह से भतीजे आकाश आनंद ने चुनावी कमान संभाल ली है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो आकाश आनंद की इस कमान से कितना जन समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिलता है। और जो बहुजन समाज पार्टी की पिछली बार जो कई संख्या में जो सांसद जीत कर आए थे, इस बार दीपक, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आकाश आनंद के आने से बीएसपी को फायदा हो सकता है लोकसभा चुनाव में। आपको बता दें कि बीएसपी को आकाश आनंद के साथ आने से फायदा हो सकता है लोकसभा चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। शुरुआत बीएसपी की जो चुनावी सभाएं होगी वो बिजनौर से की जाएंगी, नगीना से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, देर रात सिलेंडर लीकेज की वजह से आग लग गई। घर में अंदर रखे सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। लक्ष्मण मेला पार्क के पास सिकंदर नगर बस्ती 2 की यह घटना बताई जा रही है। घर के अंदर रखे सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घर के अंदर रखे सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगी थी। लक्ष्मण मेला पार्क के पास सिकंदर नगर बस्ती 2 की घटना है। राजधानी लखनऊ में होली पर जमकर शराब लोगों ने खरीदी। आपको बता दें कि 23-24 मार्च को बिके लखनऊ में 18 करोड़ रुपए की शराब। देशी, अंग्रेजी और बियर की जमकर लखनऊ में बिक्री हुई। सामान्य दिनों में 13 से 14 करोड़ की बिकती थी शराब, जो कि होली के मौके पर 18 करोड़ की बिकी। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, होली के मौके पर जमकर लोगों ने खरीदा शराब। 23-24 मार्च को लखनऊ में शराब की बिक्री में इजाफा देखने को मिला। देशी, अंग्रेजी और बियर की जमकर खरीदारी की लोगों ने। सामान्य दिनों की तुलना में 13 से 14 करोड़ की जो बिकती थी शराब, वो 18 करोड़ तक की बिकी। पहले चरण के लिए 317 सर्विलांस टीमें तैनात की गई हैं। 21 करोड़ की शराब और 32 करोड़ के अवैध ड्रग सीज की गई है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये जानकारी साझा की है। आबकारी, आयकर, पुलिस, नारकोटिक्स विभाग चला रहा है विशेष अभियान। अन्य परिवर्तन एजेंसियों द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है। 1 मार्च से 24 मार्च तक कुल 85.90 करोड़ की शराब पकड़ी गई है। ड्रग बाहुल्य, धातुएं, मुफ्त उपहार व नकदी भी जब्त किए गए हैं। 21.2
21.32 करोड़ की शराब और 32.05 करोड़ की ड्रग्स को जब्त किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहा है, पहले चरण के लिए 317 सर्विलांस टीमें गठित की गई है। 21 करोड़ की शराब और 32 करोड़ की अवैध ड्रग्स सीज की गई हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी साझा की है। आबकारी, आयकर, पुलिस, नारकोटिक्स विभाग विशेष अभियान चला रहा है। अन्य प्रवर्तन एजेंसियां भी विशेष अभियान चला रही हैं। 1 मार्च से 26 मार्च तक कुल 85.90 करोड़ की शराब पकड़ी गई है। ड्रग बहुमूल्य धातुएं, उपहार बरामद किए गए हैं। 21.2 करोड़ की शराब और 32.05 की ड्रग्स बरामद की गई है। 21 करोड़ की शराब और 32 करोड़ की अवैध ड्रग्स सीज की गई है। जांच के दौरान यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिवक्ता लोकेश यादव की करंट लगने से मौत हो गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निर्माणाधीन मकान में करंट उतरने से ही यह हादसा हुआ। अधिवक्ता लोकेश यादव की करंट लगने से मौत हुई है। मोहनलालगंज में अधिवक्ता की करंट लगने से मौत हो गई है। निर्माणाधीन मकान में करंट उतरने की वजह से यह हादसा हुआ। अधिवक्ता लोकेश यादव की करंट लगने से मौत हो गई है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मोहनलालगंज में अधिवक्ता की करंट लगने से मौत हुई है। राजधानी लखनऊ में अराजक तत्वों ने कार में आग लगा दी है। घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाकर तोड़फोड़ की है। गाड़ी का शीशा तोड़कर पेट्रोल डालकर आग लगाई है कार में। कार से आए अराजक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कार मालिक ने पारा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पारा थाना क्षेत्र के मुन्नू खेड़ा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बदायूं में एक बार फिर से तेंदुआ दिखने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग की टीम को जानकारी दी है। 2 दिन से सलारपुर क्षेत्र में दिखाई जा रहा है तेंदुआ। आपको बता दें कि तेंदुआ देखने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बदायूं के सलारपुर क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर 2 दिन से लगातार तेंदुआ नजर आ रहा है। लोगों ने वन विभाग की टीम को जानकारी दी है। 2 दिन से सलारपुर क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है तेंदुआ। तेंदुआ देखने से क्षेत्र में दहशत का माहौल। बदायूं के सलारपुर क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर 2 दिनों से तेंदुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। वहीं क्षेत्र के लोगों ने वन विभाग की टीम को जानकारी भी दी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेते हैं खबरों का। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, युवक पर जानलेवा हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। आधा दर्जन लोग लाठी डंडे और हथियार के साथ
दिखाई दे रहे हैं। पुरानी रंजिश में परिचितों ने जानलेवा हमला किया है। पीड़ित की मां ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। कोतवाली नगर क्षेत्र के ऊपरकोट इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग लाठी डंडे लेकर अयोग पर हमला करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। बाराबंकी जिले में एक 7 साल की मासूम के साथ नशे में धुत युवक ने दरिंदगी की है। बच्ची की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बच्ची के परिजनों को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजन बच्ची की हालत को देखकर दंग रह गए। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। बच्ची को इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी पर ले जाया गया, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए उसे इलाज के लिए बाराबंकी जिला महिला अस्पताल भेजा है, जहां पर बच्ची का इलाज चल रहा है। अभी बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र में गांव नकटपुर में सत्यपाल पुत्र राजा राम, जिसकी उम्र 48 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी यहां पे झाड़ियों के बीच में मिली है। और जैसा कि उनके परिवारजनों का बताना है और गांव वालों का बताना है कि ये व्यक्ति शाम से मिल नहीं रहा था, लोग उसको खोजने के लिए आए थे। तब यहीं के पास से एक व्यक्ति भागता हुआ दिखा और भागता हुआ दिखने पे उन पर शक हुआ और उन्होंने थोड़ी पिटाई भी की है और शराब के नशे में है। अभी उसे सीएचसी में दाखिल कर दिया गया है और पूरे घटनाक्रम की जाँच की जा रही है। और जैसा बताया जा रहा है गाँव वालों के द्वारा कि वो इस हत्या में शामिल है और पूरी घटना की पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।